You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. एटम्स में हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है एक्सरेज। और इसके पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो है एटॉमिक कोलिजन।
इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं है, बट फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। नॉर्मली जो कोलिजन होता है, सपोज ये हमारा मास स्मॉल एम, वेलोसिटी यू, और ये हमारा कैपिटल एम, और ये रेस्ट में भी हो सकता है, मूव कर सकता है, जनरली ये रेस्ट में होता है, और ये जाके यहाँ से टकराता है। और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कोलिजन, इसके साथ दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, इन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक कोलिजन में सिर्फ दो तरह के कोलिजन होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम। जब भी कभी इस तरह का कोलिजन होता है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। पहला, only two possible conditions or only two types of collision. Two possibilities. पहला तो यह है कि कोलिजन हो और कोई भी एनर्जी का लॉस हो ही ना। कोलिजन जो हो वो परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन हो। कोलिजन वुड बी इलास्टिक। कोलिजन वुड बी इलास्टिक. That is no loss of energy. एटॉमिक लेवल पर एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ये यू वेलोसिटी से आ रहा है, टकरा रहा है, तो कोलिजन के बाद दोनों मूव करें और टोटल एनर्जी पहले और बाद में सेम हो जाए, ये एक पॉसिबल कंडीशन। दूसरा, अगर एनर्जी का लॉस होता है तो एनर्जी का लॉस एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जिससे जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो एक्साइट हो सके। नॉर्मल कोलिजन में वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ साउंड, अलग अलग तरीके से वो लॉस होती है। लेकिन एटॉमिक कोलिजन में जो भी लॉस एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में ही यूज होगा। हीट के फॉर्म में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो अगर हमारा कोई इन इलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में है, हम लोग मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट में ही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, किसी में जाने के बराबर जितनी एनर्जी चाहिए, अगर लॉस होना होगा तो उतनी ही एनर्जी का लॉस होगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर का लॉस, ताकि वो सीधे सीधे जो हाइड्रोजन एटम है वो आयोनाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर निकल जाए। उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो सेकेंड का टाइप ऑफ कोलिजन is possible. The collision should be elastic and the energy will be और या फिर will ऐसे लिख लो, will excite the electron
to higher energy state. और इस पूरे प्रोसेस में हमको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, एज्यूमिंग इनिशियली electron was in ground state. जैसे इस पर एक क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजन एटम इज अगर आज कोई डिस्कनेक्ट होता है और फिर से सेम प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से मेरे को मैसेज बताना, बिकॉज दे हैव सम कंफर्म दैट दे हैव रेक्टिफाइड द बग। हम लोग को आज टेस्टिंग भी एक तरीके से पहली क्लास, उसके बाद जब से ये इश्यू आना शुरू हुआ है तब से ये पहली क्लास हुई है। तो अगर आज कोई डिस्कनेक्ट होता है और उसको फिर से मीटिंग कंप्लीटेड या ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर बताना, फिर उसको शिफ्ट करेंगे हम। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट moving with initial kinetic energy K, it collides head on with a helium plus ion in ground state. Kept at rest but free to move. Find the minimum value of K. Find the minimum value of K so that both the particles can excite to their first excited state. दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, इसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ के क्या होगा?
इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी काउंट करना है, ये बात ध्यान रखना। कोलिजन में बिना उसके हम लोग का काम नहीं होता, उसको तो काउंट करना ही पड़ेगा। मधुरा सुनाई दे रहा है आपको? मधुरा, आप सुन पा रहे हैं? रेज योर हैंड्स। मधुरा, अनुश्री सुन पा रहे हैं आप? रेज योर हैंड। ये दोनों बच्चों के आइकन में बिल्कुल ब्लैंक है, दैट मीन्स दे हैव नॉट कनेक्टेड देयर ऑडियो इवन। कैसे सुन पा रहे होंगे? हाँ बताइए। 190 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 190 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 255 by 4। 255 किसका आंसर है? 255 by 4। एक मिनट। हाँ, फिर से बताइए, 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? K का वैल्यू। ओके, तो हम लोग को सिर्फ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, एक ही आंसर। 255 फिर बता रहे हो आप? सर मेरा अलग आया। ओके, बताइए। 255 by 4। 255 बाई 2 4। बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेट्स सी। ओके व्रज, एक बार आप लॉजिक बताओ कैसे किए इस क्वेश्चन को। इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करना पड़ेगा ताकि एनर्जी निकले, और फिर जो एनर्जी निकलेगी वो दोनों के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन में तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चाहिए होगा। ओके, फाइन। हृदय, आप बताओ क्या लॉजिक है? पहले वो दोनों एनर्जी निकाली और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो एनर्जी उससे कंजर्वेशन जितनी के बाद एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे ना, एनर्जी का तो लॉस होना पड़ेगा ना। हाँ मतलब पहले के थी और फिर कितनी एनर्जी बची, मतलब जब मोमेंटम कंजर्व किया तो एक वेलोसिटी आई v0/5, ओके और फिर उससे ओके, दो आंसर हैं लगभग, लॉजिक दोनों बच्चों के सिमिलर लग रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा।
यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस आयन, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा है हाइड्रोजन एटम और ये हमारा है हीलियम प्लस, ये रेस्ट में है और ये लेट से कुछ u या v वेलोसिटी से, लेट से v वेलोसिटी से मूव कर। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चीजें दी गई हैं, तो मैं पहले ही हाफ, और मास के टर्म्स में अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास अगर m होगा तो हीलियम का मास कितना हो जाएगा 4m। हाइड्रोजन में हमारा एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये 4m। और k जो है वो हमारा हाफ mv², दिस इज गिवन एज k। जब ये कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद दोनों के जो मोमेंटम होंगे आफ्टर कोलिजन, दोनों का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, या फिर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो लॉस होगा एनर्जी का, क्योंकि मोमेंटम ब्लास्ट का केस नहीं है इसलिए मोमेंटम को दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। पहले मैक्सिमम लॉस की बात करें। कोलिजन अगर इलास्टिक होता तब तो कोई लॉस होगा ही नहीं, तब तो कोई एक्साइटेशन होगा ही नहीं। अगर दोनों में एक्साइटेशन कराना है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉस, और मिनिमम वैल्यू ऑफ के की बात हो रही है। अगर सिंपली के का बात होता, मिनिमम वर्ड नहीं यूज हुआ होता, तो हम कोई भी लॉस काउंट कर सकते थे, लेकिन चूंकि के को मिनिमाइज करना है इसलिए हम मैक्सिमम जो लॉस एनर्जी का वो काउंट करेंगे। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी ये हमारा होता है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और इसका फॉर्मूला होता है, हाँ बोलिए। सर 63.8। 63.8 जो मेरे पास डेटा है उसमें आंसर यही है, 63.75 और 63.8, मतलब पास पास। लेट्स सी, ये करेक्ट आंसर है। ये दो बच्चों ने जो आंसर निकाला है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आफ्टर कोलिजन द मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, ये होता है हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मूव कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दैट इज हाफ 4m² बाई 5m, ये हो जाएगा 4m/5 इंटू v²। और अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो हाफ mv² को कॉमन कर लो तो ये 4/5 के, ये हमारा एनर्जी मैक्सिमम लॉस हो सकता है। हाफ mv² के बदले हमने k पुट कर दिया। अब हाइड्रोजन एटम को जस्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये हम लोग को पता है। हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 माइनस 3.4 तो हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन। तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। और हीलियम के लिए जैसे मैंने कहा था, अगर हमको हाइड्रोजन का याद हो Z² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो Z हीलियम के लिए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर करेंगे 4, बेसिकली 10.2 इंटू 4, मतलब 10.2 इंटू 5, ये हो गया टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन। और ये हमारा हो जाएगा
51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो लॉस है उसको अगर हम इसके ही बराबर इक्वेट कर दें तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स 4k/5 यही हमारा मैक्सिमम लॉस होना है, और जो रिक्वायर्ड है 51 है। यहाँ से k हमारा आ जाएगा 255/4। बिल्कुल सही है, 255/4 इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली। ये रॉन्ग हो रहा है, कहाँ गलती किया है? 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कितना हो सकता था इस कोलिजन में, जो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है, ये हमारा मिनिमम लॉस है। मतलब नहीं, इससे भी कम लॉस हो सकता है। किसी एक का एक्साइटेशन काउंट करें 10.2 भी हमारा लॉस हो सकता है। अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम लॉस जो एनर्जी का कोलिजन के दौरान हो सकता था वो कितना होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएंगे। उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 13.6 हमारा हाइड्रोजन के लिए चाहिए होगा एंड 13.6 × 4 हीलियम के लिए चाहिए होगा। तो इन दोनों को ऐड करके जो हमारा एनर्जी बनेगा उतना हमारा मैक्सिमम लॉस इस तरह के कोई भी कोलिजन को काउंट करेंगे तो होगा। तो एक लॉस होगा ही नहीं, और एक जो मैक्सिमम लॉस होगा, इसी के बीच में अगर कोई कोलिजन होता है तो लॉसेस होंगे। लेकिन जब भी लॉस होगा तो वो किसी ना किसी एक्साइटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लॉस हुआ है उसका कुछ पार्ट एक्साइटेशन में यूज हो और कुछ पार्ट वेस्ट हो जाए। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको यही बात ध्यान रखनी है कि जितना भी लॉस हम दिखाएंगे वो लॉस एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए एक्साइटेशन के। किसी न किसी एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर तो मैंने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एटम ही दिखा दिया, हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। तो न्यूट्रॉन अगर स्ट्राइक करता तो उसमें मास में कोई फर्क नहीं आता, ये मास सेम रहता, वेलोसिटी एज इट इज रहती, उसमें एक्साइटेशन का तो कोई बात है नहीं। तो अगर मान लो ये कोलिजन अगर न्यूट्रॉन से हुआ रहता, अगर हम न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड कराते, तब जो मैक्सिमम लॉस होता वो हमारा होता 13.6 × 4, क्योंकि हीलियम मैक्सिमम ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा, जो लूज होगी एनर्जी, वो इसको एक्साइट करने में चला जाएगा। और उससे कम बहुत सारे, मतलब 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में जितनी जाने के लिए एनर्जी चाहिए उतना उतना लॉस पॉसिबल है। मिनिमम अगर पूछा जाए, जैसे पहले यहाँ तक ही नोट कर लिए हो। इस कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट जो पॉइंट है वो बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, एक छोटा सा चेंज करके, कि अगर ये हाइड्रोजन ना होके ये हमारा एक न्यूट्रॉन होता और ये हमारा हीलियम ही रहता, जब ये कोलिजन होगा तो जो मैक्सिमम लॉस जा सकता है वो जा सकता है 13.6 × 4 के बराबर, और जो मिनिमम लॉस जा सकता है वो जा सकता है 10.2 × 4 के बराबर। कोई भी कोलिजन अगर होता है और उसमें अगर एनर्जी का लॉस होता है तो वो इसी रेंज में लॉस होने पड़ेंगे, और वो भी डिस्क्रीट वैल्यू। ऐसा नहीं कि इसके बीच में मतलब कोई भी वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज, अदरवाइज वो लॉस होगा ही नहीं, तो फिर इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इसके भी क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं, बट ये मोस्टली इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। मेडिकल में अभी तक इस पार्ट से क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा गया। तो ये जो एटॉमिक कोलिजन है, इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरेज। एक्सरेज का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूज है, ये आज के डेट में तो बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डॉक्टर फैमिली से हैं और उनको पता है
कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सबसे बेसिक डिवाइस होती है वही होता है एक्सरे, और मेडिकल साइंस में इसका धड़ल्ले से यूज होता है। लेकिन ये एक्सरे की डिस्कवरी हुई कैसे, इसने की, और इसके क्या इंपॉर्टेंस, क्यों ये अलग है, क्यों इसको अलग से पढ़ना होता है। एक्सरे की जो डिस्कवरी है तो W.K. रॉन्जन एक साइंटिस्ट थे, वो किसी और चीज पर वर्क कर रहे थे और अचानक से उन्होंने कुछ अननोन रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। डिस्कवर्ड बाय W.K. रॉन्जन। ये जो रेडिएशंस के बारे में उनको पता चला, ये उस पर एक्चुअली काम नहीं कर रहे थे। जैसे मैथ्स में हम लोग को कोई चीज नहीं पता होता तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं एक्स, तो उन्होंने उस रेज को नाम दे दिया एक्स, और तभी से वो एक्स रेज हो गई, उनका नाम ही हो गया एक्स रेज। अभी भी हम लोग उनको एक्स रेज ही पढ़ते हैं। अनुश्री बच्चे, आपको सुनाई दे रहा है? अथर्व, आपको सुनाई दे रहा है? नचिकेत, आपको सुनाई दे रहा है? बहुत सारे बच्चों के नाम क्या कि वो आइकन में ब्लैंक है, मेरे को लग रहा है डाउट, रिप्लाई नहीं किया। एनीवे, उन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स रेज, एंड दे आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट दे हैव अ वेरी वाइड यूज, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। और इसका जो जनरेशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनका जनरेशन जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपोजिट होता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फोटॉन्स को फॉल कराते हैं किसी मेटल टारगेट पर और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि लाइट के फॉल होने से और रेडिएशन के फॉल होने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल टारगेट पर फॉल कराएं तो क्या लाइट निकल सकती है? कुछ इस तरीके का साइंटिस्ट के मन में एक बात उस समय आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के बाद। Just reverse of photoelectric effect. In photoelectric effect, the light falls on a metal target to eject photoelectrons. Now, in X-rays, we are bombarding the electrons on some metal target, heavy metal target, and X-rays, basically electromagnetic radiation, photons, are emitted. तो ये जस्ट उसका एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस है। हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो एक्सरेज क्या होती है उसको एक बार मैं डिफाइन कर दूं। एक्सरेज आर हाई एनर्जेटिक electromagnetic waves तो इस डायग्राम पर आएंगे।
which have wavelength (0.1 एंगस्ट्रॉम to 100 एंगस्ट्रॉम। देखो ये जो रेंज है ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेंज नहीं होता, कहीं कहीं बुक में 10 एंगस्ट्रॉम तक भी दिया रहेगा। एक लमसम रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट के बाद सीधे गामा रेज आती है एंड देयर इज अ ह्यूज गैप। उसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। तो कहीं कहीं बुक्स में ये 100 एंगस्ट्रॉम को 10 एंगस्ट्रॉम भी लेते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं। इसको और एक स्टेटमेंट और भी लिख लेते हैं, जनरेशन ऑफ एक्सरे is or generation of X takes place generation of X-ray is opposite to generation of X-ray is opposite of that of photoelectric effect। ये जो हमने डायग्राम लिया है इसको बोलते हैं कुलीज ट्यूब। ये जो apparatus है इसको बोला जाता है कुलीज ट्यूब। क्या होता है, पार्ट बाई पार्ट इसको समझते हैं। ये हमारा एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गन। कंबाइंडली इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना। इसमें एक फिलामेंट होता है जिसको हम लोग किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और जब इससे करंट पास होता है तो इससे ड्यू टू हीट, इसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। तो यहां से एक थर्मोआयनिक इमिशन थर्मोआयोनिक एमिशन, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पर एक होल होती है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ का पोटेंशियल, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग बनता है, इसको नेगेटिव टर्मिनल पर हमने रखा हुआ है। ये देखो ऊपर वाला जो बैटरी है, ये बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है। सपोज फिलामेंट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला उसकी कुछ भी एनर्जी है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाला ये जो चैम्बर है, इसमें जो होल बने हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। उनके पास पहले से कोई एनर्जी नहीं होती, उसको भी पोटेंशियल से हमने एक्सेलरेट किया। जब भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट होते हैं तो इनके पास E into V काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस V is also known as accelerating potential। ऐसा ही डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी पार्ट है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का, वो लगभग सिमिलर है। वहां पर भी एक फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है
और उसको भी हम इसी तरह से एक चैम्बर से पास करते हैं, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है। फिर हम उसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में इसका वैल्यू 50 से 55 वोल्ट वेरी करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वहां से जो हमारा क्रिस्टल होता है उससे टकरा के आते हैं, एक डिटेक्टर से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी आप लोग को बाकी है, वो करा देंगे। एक्सरेज के बाद जो जो टॉपिक छूट गए हैं वही कराएंगे, उसके बाद न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उनको एक फिक्स्ड वोल्टेज से एक्सेलरेट करके, ये एक हैवी मेटल टारगेट है, हैवी मेटल। इसका एटॉमिक नंबर वेरी हाई हो, मास नंबर बहुत हाई हो, और मोर प्रिसाइजली इसमें एक और खासियत होनी चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये सीधे इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करता है। उनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर आती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और अगर ये मेटल टारगेट का हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं हुआ ये मेल्ट कर जाएगा। इसके लिए और भी एक उपाय लगाते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर वाटर, ये एक्ट एज ए कूलेंट, ये कूलेंट का काम करता है। ये क्या करता है, जहाँ पर जो भी हीट जनरेट हो रहा है उसको यहाँ से बाहर निकालता है, हीट एब्जॉर्ब करके इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। ये काम होता है इस वाटर का। दिस विल एक्ट एज ए कूलेंट। जो वाटर है ये कूलेंट की तरह बिहेव करता है। So this target should be a heavy metal having large heat capacity. तो जैसे ही हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके इस मेटल टारगेट पर हीट करते हैं, वहां से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे एक्स रेज कहलाती हैं। इस तरह से हमारा एक्स रेज का जनरेशन होता है। इसको जल्दी से मैं 2-3 लाइन में लिख देता हूँ इस पूरे प्रोसेस को। X-rays are produced when a high energetic electron strikes a heavy metal target. Most of the energy of electrons is wasted in form of heat. Only 1% to 2% of its kinetic energy is used to form X-rays.
जनरेशन कैसे होता है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, ये हम लोग देखेंगे। बट जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोस्टली हीट में ही कन्वर्ट होती है। कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट 1% to 2% से हमारा एक्सरेज का जनरेशन होता है। हम लोग दो तरह के एक्सरे की बात करने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे। एक होती है सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे मतलब जिनका फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम हो, जिनका वेवलेंथ रिलेटिवली ज्यादा हो। दैट मीन्स 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, इस वेवलेंथ रेंज में जो भी एक्सरेज होती है उनको सॉफ्ट एक्सरे बोला जाता है। इनको मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, यूज्ड इन मेडिकल साइंस। और जो हार्ड एक्सरे होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये जो रेंज है ये हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। क्रिस्टलोग्राफी, लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, वो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे फिगर आउट करते हैं? जैसे यूनिट सेल होता है तो उसका लेंथ क्या है, एटम के बीच का सेपरेशन क्या है, वॉइड जो है वो कितने बड़े हैं, ये सारी चीजें कैसे की जाती है। तो तुम लोग ने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा है? ब्रैग्स इक्वेशन नो सर। ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा ही नहीं हो? सॉलिड स्टेट में था ब्रैग्स इक्वेशन, एन लैम्डा सर ने बराबर 2 डी बोला साइन। सर ने बोला था फिजिक्स में पढ़ लेना। अरे वाह। लेकिन वो मतलब सॉलिड स्टेट में था ना ब्रैग्स इक्वेशन? सिलेबस से बाहर था। बेसिकली ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो दो लेयर्स के बीच में क्या सेपरेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ये जो भी पैकिंग एटम्स के अंदर होती है, तो जो दो लेयर्स हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है वो निकालने के लिए अपने को एक्सरे पास करना होता है और उनका इंटरफेरेंस देखना होता है। तो वहाँ पर ये ब्रैग्स इक्वेशन यूज किया जाता है। तो उनके लिए जो लाइट यूज की जाती है वो एक्सरेज ही होती है और वो हार्ड एक्सरे होती है। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फिगर आउट करने में ये हार्ड एक्सरेज का यूज किया जाता है। दो तरह की होती है, वेवलेंथ जिसका रिलेटिवली ज़्यादा हो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो वो मेडिकल साइंस में यूज होगा, वो लेस हार्मफुल होगी। और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हार्मफुल होंगी और वो हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अगेन इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है कि 10 से 100 मतलब 10 से अगर 11 हो गया तो उसको किस में रखेंगे, ऐसा कोई इज जस्ट अ मतलब रिलेटिव टर्म्स है ये। मान लो कभी डिसाइड करने आए हार्ड एक्सरे सॉफ्ट एक्सरे, तो ऐसा नहीं कि 10 से नीचे हुआ, वो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने कहा इस एक्सरेज के रेंज को हमने यहाँ पर 0.1 to 100 लिया, ये 10 ही ले लेते हैं। अब 0.1 to 10 लोगे तो हो सकता है 0.1 to 1 ही हमारा हार्ड एक्सरे हो और 1 to 10 सॉफ्ट एक्सरे हो। इसलिए इस बात पर मैं जानबूझ के थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि ये रेंज पर बहुत ज़्यादा
रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब जो भी हमारा एक्सरेज का रेंज होता है उसमें जो हाइयर साइड वेवलेंथ वाले जो पार्ट है उसको हम सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं, और जो लोअर वेवलेंथ वाली साइड है उसको हम लोग हार्ड एक्सरे बोलते हैं। बस डेटा में थोड़ा ऊपर नीचे कहीं होता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। एक्सरेज में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है ये फिलामेंट, और ये जो हमने बैटरी लगाई है इसको अगर इंक्रीज करेंगे, मतलब इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो फिलामेंट करंट इंक्रीज होगा। और एक जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी। तो दो पोटेंशियल हैं और दोनों का मेन पर्पस क्या है मैं वो पहले लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चंस है वो बनते हैं। पहला पॉइंट है कि फिलामेंट करंट controls the number of electrons which ultimately decides the intensity of X-ray। कि हम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव पढ़ लिया है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे उतनी ही ज्यादा फोटॉन्स के निकलने की पॉसिबिलिटी होगी, और जितने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे इंटेंसिटी उतनी ही हाई होगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो अगर कम इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो कम फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, और उससे हमारी एक्सरेज की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। एक्सरेज की इंटेंसिटी, एक्सरेज का वेवलेंथ और एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, ये तीनों को हमको अच्छे से अलग अलग समझना है। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इस पर थोड़ा सा फोकस किया था, मैं फिर से इस पर बताता हूँ। इंटेंसिटी मीन्स ज्यादा फोटॉन्स, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। अब कोई भी एक्सरे निकलेंगी तो उनका वेवलेंथ 10 और 100 के बीच में ही होगा, वही हमारी एक्सरेज है। लेकिन ज्यादा इंटेंस, कम इंटेंस, वो डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहे हैं। सॉफ्ट एक्सरे हो या हार्ड एक्सरे हो, रेंज हमारा वही रहेगा वेवलेंथ। तो फिलामेंट करंट का मेन पर्पस है कितने इलेक्ट्रॉन्स उस टारगेट को हिट करेंगे ये डिसाइड करना। अगर हम फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा एक्सरेज बनेंगी, ज्यादा एक्सरेज निकलेंगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। Accelerating potential decides the kinetic energy of accelerating potential decides the kinetic energy of striking electrons। जो भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने वाले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड पूछे जाते हैं।
जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर वेरी हाई हो और हाई मेल्टिंग एंड हाई कंडक्टिविटी, दो प्रॉपर्टीज। एक्सरेज में न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट एलिमेंट इसमें है हाई एटॉमिक नंबर, और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी। यहाँ पर ये खुली ट्यूब को देखोगे, ये जो ये जो टारगेट एलिमेंट टी लिखा हुआ है ये हमारा टारगेट एलिमेंट है। इसको चारों तरफ से एक कंडक्टर से ही इनक्लोज किया गया है ताकि जो भी हीट इसमें से बने वो इसको ट्रांसफर हो और वहां से एक हमने कूलेंट जो कनेक्ट किया है वो इस हीट को बाहर निकाल दे। तो यहाँ से हीट इसमें जाना चाहिए और फिर ये जो एनोड है ये हीट अप होगा और वाटर जो है उसकी हीट्स को बाहर निकाल देगा। एक तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हाई हीट कैपेसिटी ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी हो सकता है। एक्सरेज का जो पेनेट्रेटिंग पावर है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर, ये एक थंब रूल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब में सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसका है? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है उसी का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो गामा रेज चूंकि उनका वेवलेंथ सबसे कम होता है इसलिए उनका पेनेट्रेटिंग पावर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होने से उनका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने कहा था कि गामा रेज की जस्ट नीचे ही होती है एक्सरेज। वो वही एक्सरे में जैसे मैंने बताया था सॉफ्ट एक्सरे उनका रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी कम होता है और हार्ड एक्सरे उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो सॉफ्ट एक्सरे का पेनेट्रेटिंग पावर कम होगा और हार्ड ज़्यादा होगा। अब ये जो प्रोडक्शन है ये होता कैसे है? इसमें दो तरीके की एनालॉजी है, दो तरीके का रीजन है, दो तरीके का एक्सप्लेनेशन है और ये दोनों से अलग अलग तरह की एक्सरेज निकलती हैं। उसको हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे एक होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम और एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हमने क्या किया, ये जो एक्सरेज बाहर निकल रही हैं इन एक्सरेज का एक ग्राफ ड्रॉ किया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। जो भी एक्सरेज निकल रही हैं उनका वेवलेंथ और उनकी इंटेंसिटी। तो जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, जो भी एक्सरेज बाहर निकल रही हैं उनका हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है। देखो सबसे पहले तो ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस तरह से उसमें कहीं कहीं पीक्स आए।
कुछ इस तरीके का ग्राफ हम लोग को मिला। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक, ये जो पिक्स और स्पाइक जो बन रहे हैं, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और ये जो पार्ट है, उनके अलावा इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कोई भी एक्सरेज जब जनरेट होती हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम वाली एक्सरेज है, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ द इंटेंसिटी बिकम्स सो हाई, उनका जनरेशन अलग तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन है। और जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है, सॉरी, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, उनके अलावा इसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन है। क्या है एक्सप्लेनेशन, वो देखते हैं। कोई भी जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम उसको बम्बार्ड कराते हैं, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है, उस पर फोर्स लगता है और वो एक्सेलरेट होता है। एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश की जाए, जैसे मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके राउंड कुछ इस तरह से ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि हाई एनर्जी कि हाई एनर्जी मतलब हाई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, इसलिए से मल्टीपल शेल अपने को दिखाने पड़ेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और सब अपने अपने एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होंगे। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। एंड वी नो ऑक्टेट पूरा होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 8, इसमें 18, ऐसे काउंट नहीं करना, लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से आ रहा है, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा। बेसिकली इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट, और इस तरीके से वो एक्सेलरेट होके इस एटम से बाहर निकलेगा, और इसमें बहुत सारी एनर्जी उसकी लॉस होगी। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, उसकी एनर्जी का लॉस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये टुकड़ों में एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर रहा है। थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ तो थोड़ा सा एनर्जी यहाँ लूज कर दी, फिर एक्सेलरेट हुआ फिर से एनर्जी लूज कर दी। तो जब तक इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, वो एनर्जी लूज करता रहेगा।
और ये कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा पार्ट बाई पार्ट, ये हम लोग को नहीं पता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने इसको के अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, which k is equals to ev, ये हमको याद होना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। मैं लिख भी देता हूँ द मैक्सिमम, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन के पास लगभग यही एनर्जी होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जब वो इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो उसको भी पोटेंशियल से जब एक्सेलरेट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके पास सेम एनर्जी होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी of a striking electron goes to E times V। अब कोई भी एनर्जी लूज करेगा तो इससे तो कम ही लूज करेगा। उसके पास एक तरीके से 100 रुपया है, तो हो सकता है कि वो 50 रुपया 10-10, 20-20, 30, कभी 10 लूज किया, कभी 20 लूज किया, कभी ऐसे करके, और फिर वो बाहर निकल गया कुछ 50 रुपया रख के। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 70 रुपया उसने लूज कर दिया, 30 रुपये लेके बाहर निकला। कितना लूज करेगा और कब लूज करेगा इसका कोई काउंट नहीं है। इसलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये जो बन रहा है, ये अपने को समझना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसी के लिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो कितनी एनर्जी लूज करेगा। तो हर जितनी एनर्जी वो लूज करेगा, हर एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ हम बना सकते हैं। जैसे हमने बोर्स मॉडल में देखा था कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की लाइट ही मिलती है, क्योंकि उसमें एनर्जी का डिफरेंस फिक्स था। अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात की जाए तो रदरफोर्ड मॉडल में जो हमको इमिशन स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, वो डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी लूज कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी लूज कर रहे हैं तो हर पॉसिबल वैल्यू वो लूज कर सकते हैं, और हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको मिल सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो दैट वाज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पर वैसा ही कुछ सिस्टम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होके कोई भी एनर्जी लूज कर सकता है, नहीं भी लूज कर सकता है। 0 to eV इसके बीच में कोई भी एनर्जी लूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब ग्राफ में देखोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मिनिमम। इसको दिस इज कॉल्ड लैम्डा मिनिमम। ये ग्राफ जब भी स्टार्ट होगा तो ये लैम्डा मिनिमम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके पहले कोई भी वेवलेंथ की एक्सरेज का इंटेंसिटी है ही नहीं, मतलब इससे कम वेवलेंथ की कोई एक्सरेज निकली ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो है ईवी। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी इतनी ही है। और अगर टुकड़ों में लॉस करना होगा तो इसका हाफ, इसका 1/4, इसका 1/3 ऐसे लॉस करेगा। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर दे, एक ही बार में उसने पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर दी। और इन दैट सिचुएशन दिस इंटायर ईवी कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सरेज निकलेंगी, बेसिकली जो एनर्जी लूज करता है वो ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। तो अगर कम लूज कर रहा था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। लेकिन अगर इसने पूरी एनर्जी एक बार में ही लूज कर दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा वो मिनिमम वेवलेंथ होगा। तो लैम्डा मिनिमम वो जो ग्राफ में हमको दिख रहा है वो होता है, इसको SC बाई लैम्डा, मतलब ईवी को SC बाई लैम्डा से इक्वेट कर देंगे। ऐसे लिख लो, HC अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ईवी, और लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC अपॉन ईवी। यहाँ पर V हमेशा याद रखना, इट इज एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल।
ये फिलामेंट वाला पोटेंशियल है, फिलामेंट करंट वाला नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात की जाए और हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, सपोज ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था एक्विलिस ट्यूब का, इसको इंक्रीज कर दिया, व्हाट विल हैपन टू दिस ग्राफ? ये ग्राफ के साथ क्या होगा? ये ग्राफ क्या होगा बताइए? जैसे मैं सिर्फ कंटिन्यूअस वाले पोर्शन को ड्रॉ करूं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे ऐसे लिख लो, मैं 2-3 स्टेटमेंट इसके लिए लिख देता हूं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स comes in the influence of nucleus of target element, it starts accelerating and continuously loses energy. Which cause continuous spectrum. सिर्फ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बनाए, दैट ग्राफ will look like this. कुछ इस तरह का ये ग्राफ होता है। तो इसमें एक लैम्डा मिनिमम ये होता है जिसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये हमारा इंटेंसिटी और ये हमारा वेवलेंथ। अगर हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, सपोज इफ यू इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, व्हाट विल हैपन टू दिस ग्राफ? ये ग्राफ कैसा होगा? पीछे जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये और ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, बिकॉज भी जैसे जैसे बढ़ेगा, इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन, तो भी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा मिनिमम का वैल्यू कम होने लगेगा। लैम्डा मिनिमम का वैल्यू कम होने का मतलब ये ग्राफ टुवर्ड्स वाई एक्सिस शिफ्ट करेगा। तो एक स्टेटमेंट तो यहीं पर लिख लो कि इफ we increase the accelerating potential, the graph shifts towards y-axis. And vice versa. लेकिन एक चीज याद रखना कि ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट शिफ्ट, वाई एक्सिस के पास शिफ्ट करेगा, लेकिन जो पीक्स बने थे
ये जो पिक्स यहाँ पर हमने दिखाए थे, ये जिन वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग बने थे, फॉर एग्जांपल ये λ1 है, ये λ2 है, ये λ3 है, ये λ4 है, तो मान लो कि हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो हम बोल रहे हैं कि ये ग्राफ थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये पीक जिन लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन याद रखना कि दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये ग्राफ शिफ्ट होगा बट पिक्स वही बनेंगे जहां पर वो λ1 पहले था। λ1 का तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, λ1 इज अ फिक्स्ड वैल्यू। सपोज 500 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 500 एंगस्ट्रॉम या फिर मान लो 50 एंगस्ट्रॉम या 50 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में ही बोलो 50 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 50 एंगस्ट्रॉम जहां पर था वहीं पर आएगा। ये ग्राफ आगे जाएगा बट पिक इसी 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। क्यों? इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, कि ये किसी टारगेट एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जैसे ये जो डायग्राम हमने बनाया था, इसको यहाँ पर हम लोग लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, ये किसी शेल के एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। जैसे अभी हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आया, एक्सेलरेट हुआ, एनर्जी लूज की, और उसके कारण कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी शेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करके वहां से उसको नॉकआउट कर देगा। और ये किस शेल में करेगा इसका कोई ऐसा काउंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जो सबसे इनर मोस्ट शेल है, ये बात उसमें भी हो सकती है, लाइक के शेल में, एल शेल में, एम शेल में। जैसे यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके ऊपर नीचे कर देता हूँ। सपोज इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, और इसको हमने जब स्ट्राइक कराया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसको ये नॉकआउट कर दिया, तो यहाँ से बाहर निकाल दिया। जब ये यहाँ से इसको बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ज्यादा शेल होगा तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से जब कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ से हायर एनर्जी स्टेट से वहां कोशिश करते हैं। ऐसे हायर एलिमेंट्स के लिए बोर्स मॉडल बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि एनर्जी लेवल्स होती हैं वो किसी भी एलिमेंट के लिए वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। जैसे ये हमने इस एलिमेंट का के, एल, एम, एन, ओ इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। ये हमारा इनर मोस्ट शेल है। अभी जो हमने यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट की है वो हमारा है के शेल के अंदर।
तो यहाँ पर जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो एल सेल से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम से आ सकते हैं, एन से आ सकते हैं। जब एल सेल से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड है। तो जो भी एनर्जी का रेडिएशन होगा, जो भी लाइट बाहर निकलेगी, वो एक फिक्स्ड वेवलेंथ की होगी। जब भी ये नॉकआउट होगा तब भी, और जब एल सेल से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो एनर्जी इमिट करेंगे। मान लेते हैं कि एम शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आ रहा है, जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर का वेवलेंथ है वही बार बार होगा। मतलब ये नॉकआउट जब जब होगा तो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और एक सेट ऑफ वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारी एक्सरेज बाहर निकलेगी। इसलिए इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अचानक से ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये हमारे वही स्पाइक है। मतलब जब भी ट्रांजिशन हो रहा है तो उस ट्रांजिशन से तो वही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, उसमें तो फर्क आएगा नहीं। और अगर हमको ये वेवलेंथ पता हो तो हम उस एलिमेंट को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है। इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब इसमें भी एक नेमिंग है। नेमिंग क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर कोई के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और जस्ट उसके ऊपर वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको बोला जाता है के अल्फा लाइन। अगर उसके ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो इनको बोला जाएगा के बीटा लाइन। अगर उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा के गामा लाइन। के किस लिए? क्योंकि वैकेंसी के शेल में क्रिएट हुई है। अल्फा बीटा गामा मतलब जस्ट उसके बाद और उसके बाद वाले शेल से आ रहे हैं, उसके कारण ये अल्फा बीटा गामा बोले जाते हैं। अगर ये वैकेंसी एल शेल में क्रिएट हुई होती तो एम शेल से इलेक्ट्रॉन आते, उसको बोलेंगे एल अल्फा। एल क्यों? क्योंकि एल शेल में हुई है। अल्फा क्यों? जस्ट उसके बाद वाले शेल से आ रहा है। यहां से अगर आए तो इसको बोलेंगे एल बीटा, यहां से आए तो इसको बोलेंगे एल गामा। इस तरीके से अगर एम शेल में वैकेंसी क्रिएट हो तो एम अल्फा, एन से आएगा तो एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा। ऐसे ही ये लाइंस के नाम। वैसे हमको इतना ज्यादा सब जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ के अल्फा के बीटा समझ में आता है, बहुत है। मान लेते हैं अगर हमको सिर्फ 2 ही स्पाइक दिखाए गए और लेट से ये 4 स्पाइक हमने यहाँ पर दिखाए हैं इस ग्राफ में, और हम लोग के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा ये 4 लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है, अगर ये के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा के कोरस्पॉन्डिंग स्पाइक आए हैं तो कौन सा के अल्फा होगा, कौन सा के बीटा होगा, कौन सा एल अल्फा होगा, कौन सा एल बीटा होगा, ये हम लोग को बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। हम लोग को पता है के अल्फा और के बीटा में एनर्जी डिफरेंस की अगर बात की जाए तो के बीटा का एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होगा। आई मीन के अल्फा से तो के बीटा का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा का मतलब है वेवलेंथ कम। इन चारों
ट्रांजिशन में, और ये जो चारों ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन के हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी के बीटा की होगी। सबसे ज्यादा जब एनर्जी के बीटा की है तो उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, तो ये जो पीक है ये हमारा है के बीटा। उसके बाद जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारा है के अल्फा। उसके बाद एल बीटा, के बाद है एल अल्फा। हमको पता है कि पहले वाला जो गैप है वो बड़ा होता है, उसके बाद जो गैप है वो छोटे होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग के अल्फा कौन होगा, के बीटा कौन होगा, क्योंकि जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है कॉरेस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो के अल्फा लाइन या के बीटा लाइन जिस वेवलेंथ पर हमारा मिल रहा है, अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते भी हैं तो ये वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है उस टारगेट एलिमेंट का। भले ये ग्राफ आगे शिफ्ट होगा, ये स्पाइक्स उसी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले थे। इस बात को हमको ध्यान देना है, और ये किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और लास्ट पॉइंट कि ये अल्फा बीटा गामा का क्या सेंस है, तो के अल्फा लाइन का मतलब के सेल की वैकेंसी को जस्ट उसके बाद वाले सेल से इलेक्ट्रॉन आके फिल कर रहे हैं। के बीटा लाइन का मतलब के सेल की वैकेंसी को बाद के बाद वाला सेल से इलेक्ट्रॉन आके फिल कर रहे हैं। एंड के गामा एंड सो ऑन। सिमिलरली एल अल्फा एल बीटा एल गामा, उसी तरह से एम अल्फा एम बीटा एम गामा, ऐसा करके बहुत सारे ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। ये इलेक्ट्रॉन किस सेल की इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा ये हम लोग को नहीं पता, बट ये एक फेनोमेना होता है और जिसके कारण ये स्पाइक्स बनते हैं। तो एक्सरे के थियोरेटिकल पार्ट में मोस्टली मैक्सिमम चीजें हो गई हैं। एक दो छोटा छोटा और पार्ट है, और मोस्टलीज लॉ एक और इम्पोर्टेंट। तो कल मोस्टली हमारा ये एक्सरे, ये एटम और जो भी बचा हुआ है वेव ऑप्टिक्स का, वो वेव ऑप्टिक्स का है, डुअल नेचर का जो डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो कंप्लीट हो जाएगा। सर ये जो आपने, हाँ बोलो। सर लेजर के रिलेटेड भी है क्वेश्चन कुछ? नहीं, वो तो लेवल 2 में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी गई है। सर लेजर लेवल 1 में दिया है। कौन सा? लेजर के रिलेटेड पार्ट इस चैप्टर में। एक बार एनसीईआरटी देखना तो है क्या लेजर का, उसका कुछ या लेजर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखना तो। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेजर ज्यादा कुछ नहीं। लेजर वो भी का थ्योरी भी हमको है सिर्फ लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटिंग एमिशन रेडिएशन, वो ऐसा उसका फुल फॉर्म अपने को याद होना चाहिए, और वो क्यों ऐसी होती हैं हम लोग सिंक्रोनाइज कर देते हैं, मतलब इंटेंस क्यों होती है, एक उसका जनरेशन का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। वैसे वो भी थियोरेटिकल है, उसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह का बात नहीं है, और उससे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इफ यू सी यू कैन इजीली चेक इट आउट। और ये जो आपने वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पूछा है, एक तो अपना वही इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स का है, और एक हमने बताया था वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेजनल डिस्टेंस, उसका है। तो ये करा दूंगा कल परसों में, जब वेव ऑप्टिक्स का जो बाकी पार्ट डिस्कस होगा तो उसको करा देंगे। न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले जो भी पीछे का पेंडिंग है, पहले वो कंप्लीट करने के बाद ही न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।